कल उत्तर प्रदेश में हापुड़ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफिले पर फायरिंग हुई। इसके बाद यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासी पारा हाई हो गया है। हमले को ओवैसी ने अपनों के खिलाफ साजिश का एक बड़ा हिस्सा बताया। उधर सीएम योगी आज करेंगे नामांकन और यूपी के 5 जिलों को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 यूपी का चुनावी। यूपी में हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। ये हमला उस वक्त हुआ जब ओवैसी मेरठ में एक जनसभा करके लौट रहे थे। ओवैसी के काफिले पर 5 राउंड फायर किए गए। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने हमले के दोनों आरोपियों सचिन और शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। छिजारसी टोल प्लाजा के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की जैकेट में एक हमलावर ओवैसी की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करता है। फिर पीछे से लाल रंग की स्वेट शर्ट में दूसरा हमलावर आगे आकर फायरिंग करके भागने की कोशिश करता है। इस दौरान भागने की तेजी में हमलावर बगल से गुजर रही कार की चपेट में आकर नीचे गिर जाता है। सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से पुलिस ने दोनों ही हमलावरों की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया है। ओवैसी पर हुए इस हमले के विरोध में एआईएमआईएम समर्थकों ने हैदराबाद के पुराने शहर में दुकानें बंद करवा दी। काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला। इसे देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस बीच ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं ओवैसी पर हमले का मामला संसद में भी उठा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमले के बाद टीवी 9 से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले को अपने खिलाफ बड़ी साजिश बताया है। साथ ही कहा कि वो इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। तो बता रहे हैं कि ये 2 लोग नहीं कर सकते। नंबर 1, इनके पीछे बड़े बड़े चेहरे हैं, दिमाग है, इनको पूरा सपोर्ट किया गया हर तरीके से। अगर उन चेहरों का बेनकाब नहीं करेंगे तो याद रखिए इस देश में एनार्की बढ़ते जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन करेंगे। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठे होकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे। यहाँ वो गुरु गोरखनाथ से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2017 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। उसमें दिए हलफनामे के मुताबिक सीएम के पास 31 लाख रुपए बैंक बैलेंस और 2 एसयूवी थी, जबकि उनके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 2007 में हुए गोरखपुर दंगे का केस शामिल है। सीएम योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। योगी के नामांकन के साथ ही बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को और तेज करने की योजना बनाई है। यूपी के विधानसभा चुनाव में 3 मार्च को होने वाले छठे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। इस चरण में 10 जिलों में वोटिंग होनी है, जिसमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। इन 10 जिलों की कुल 57 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे, जिसमें 11 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के 5 जिलों मेरठ, गाजियाबाद, अलीपुर, हापुड़ और नोएडा को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस रैली के जरिए इन 5 जिलों की 23 विधानसभाओं के मतदाताओं को कवर करेंगे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी ने करीब 122 जगहों पर व्यवस्था की है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के जालौन में बीजेपी का चुनाव अभियान आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वो उरई में एक जनसभा को संबोधित करके पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। जबकि पिछले कई दिनों से यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पंजाब में चुनावी मोर्चा संभालेंगे। रक्षा मंत्री पठानकोट, दसूहा, सुजानपुर और गुरदासपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की उत्तराखंड में आज होने वाली वर्चुअल रैली क्यों रद्द हो गई? पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर जारी कलह आखिर खत्म कब होगी? क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है बीएसपी? और अखिलेश के दुआ सलाम के जवाब में प्रियंका गांधी का राम राम। चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे प्रदेश में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड चुनाव को लेकर आज होने वाली वर्चुअल रैली रद्द कर दी गई है। पीएम आज उत्तराखंड के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की 14 विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित करने वाले थे, जिसके लिए प्रदेश बीजेपी ने कई तैयारियां की थी।
पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर जारी सस्पेंस 6 फरवरी को खत्म हो जाएगा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि आला कमान ने सीएम चेहरे के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक ये नाम चरणजीत सिंह चन्नी का है, लेकिन इसका ऐलान कांग्रेस एक बड़े आयोजन के साथ करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जबकि नाराज नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके पूछा है कि कांग्रेस पंजाब में लोगों को चन्नी और सिद्धू में से किसी एक को सीएम का चेहरा चुनने को कह रही है। कांग्रेस ने इसमें सुनील जाखड़ का नाम क्यों नहीं शामिल किया, जबकि जाखड़ 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में केजरीवाल के ट्वीट से ऐसा लग रहा है जैसे वो कांग्रेस के अंदरूनी कलह की आग में अपनी सियासी रोटी सेकना चाह रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में मुरादाबाद मंडल के उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगी, जबकि एसपी मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी एसपी साथ लड़े थे। अखिलेश ने ऐसी संभावनाओं को फिर से हवा दे दी है। अखिलेश ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अम्बेडकर वादियों को फिर से उनकी पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की है। गुरुवार को यूपी के बुलंदशहर में चुनावी रोड शो के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश और प्रियंका गांधी का काफिला आमने सामने आ गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी थे। अखिलेश ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट कर लिखा, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हमारी भी आपको राम राम। बीती रात अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए ग्रेटर नोएडा के दादरी में पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अखिलेश के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए, जमकर आतिशबाजी की। अखिलेश करीब 1:30 बजे परथला चौक पर पहुंचे, जहां उनके रथ को समर्थकों ने घेर लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बाहर खड़े समर्थकों का अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की भी अनदेखी की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगी। यहां वो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी, जबकि राहुल गांधी आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। यहां राहुल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। कल राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर भी जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें अपनी पार्टी का विजन गोवा के लोगों के सामने रखेंगे। इससे पहले गुरुवार को केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमला किया और अपनी पार्टी के वादे दोहराए। केजरीवाल ने गोवा में मौजूद बीजेपी सरकार पर घोटालों में लिप्त होने का आरोप लगाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें सबसे ऊपर हरियाणा है। यहाँ करीब 23% बेरोजगारी है। वहीं चुनावी राज्यों की बात करें तो पंजाब में 9, गोवा में 11, उत्तर प्रदेश में 3 और उत्तराखंड में करीब 3.5% बेरोजगारी है। इस लिहाज से उत्तराखंड का हर 10वां वोटर बेरोजगार है। कहा निर्माणाधीन इमारत में हादसा होने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी का वीडियो क्यों ट्वीट किया? कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब और भगवा शॉल को लेकर क्या विवाद है? और देश में कोरोना के नए केस कितने आए हैं? राष्ट्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। यह हादसा बीती देर रात हुआ। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे घायल मजदूरों को निकालने में जुट गई। घायलों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को सरिया काटने वाली मशीन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रही तनातनी अब सार्वजनिक तौर पर भी सामने आने लगी है। राज्यपाल ने ट्विटर पर एक पुलिस अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच बातचीत का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में ममता पूर्वी मिदनापुर के एसपी से कह रही है कि क्या राज्यपाल ने आपको फोन किया था? आपको निर्देश दिया था कि क्या करें क्या न करें? इसमें मत पड़ो। याद रखना, आप राज्य सरकार की ड्यूटी में हो। कर्नाटक के उडुपी में कूड़ापुर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद अब राज्य के दूसरे हिस्सों में पहुंच गया है। शिवमोगा के भद्रावती में एम विश्वेश्वरैया सरकारी कॉलेज में बुधवार को कुंडापुर कॉलेज की 27 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में पहुंच गई, जिसके जवाब में हिंदू छात्राएं भी भगवा शाल ओढ़कर आ गई। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज में सिर्फ तय यूनिफॉर्म में ही छात्राओं को आने की इजाजत होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के बॉर्डर पर बीएसएफ ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की सीमा में दाखिल होते वक्त पकड़ा है। इसमें 2 पुरुष 2 महिला के साथ 2 बच्चे भी शामिल हैं। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उन्हें एक दलाल ने फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनाकर भारत में दाखिल कराने का भरोसा दिया था। इसमें से एक बांग्लादेशी ने बताया कि वो साल 2012 में भी भारत में अवैध तरीके से दाखिल हो चुका है।
गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट में प्रावधान करने पर पीएम को धन्यवाद देते हुए भूमि पूजन के लिए आने का आमंत्रण दिया। साथ ही महाकाल मंदिर के विस्तार और इंदौर में गीले कचरे से सीएनजी गैस बनाने और पूरक पोषण आहार बनाने के संयंत्रों का लोकार्पण करने के लिए समय देने का अनुरोध किया है। देश में 2 दिनों की तुलना में गुरुवार को कोरोना के नए केस कम हुए हैं। कल 1,47,202 नए केस मिले, जबकि 1,071 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले 1,72,000 से ज्यादा केस मिले थे। उधर दक्षिण के राज्यों में केरल को छोड़ तमिलनाडु और कर्नाटक में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। केरल में कल भी 42,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। राज्य में 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भोपाल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक मेधश्याम कुमावत 11वीं क्लास के एक छात्र के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। छात्र का आरोप है कि वो स्कूल में कोरोना की वैक्सीन लेने आया था, लेकिन लाइन में नहीं लगने पर अध्यापक ने उसे बुरी तरह पीटा है। इस मामले को लेकर छात्र ने अध्यापक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। इसके लॉन्च के लिए सभी जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और ग्लोबल एक्सपर्ट्स के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 का काम चल रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2022 में इसरो ने कुल 19 अभियान लॉन्च करने की योजना बनाई है। भारत में आईफोन की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आईफोन की बिक्री बढ़कर 23 लाख हो गई है, जो एक साल पहले की तुलना में 34% ज्यादा है। इसी तिमाही में शाओमी के 93 लाख और सैमसंग के 72 लाख फोन बिके। फोन बेचने के मामले में एप्पल भले ही पीछे है, लेकिन कमाई के मामले में ये दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों से आगे है। गलवान में हुई झड़प के मुद्दे को बीजिंग विंटर ओलंपिक के बहाने दुनिया के सामने गलत तरीके से प्रचारित करने वाले चीन को भारत ने कड़ा जवाब दिया। चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बाहर भी तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। बलूच विद्रोहियों के हमले में करीब 150 पाकिस्तानी जवान अधिकारी मारे गए। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आज से शुरू हो रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने के विरोध में भारत इसका राजनयिक बहिष्कार कर रहा है। चीन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का मशाल वाहक गलवान में हुई झड़प में घायल एक जवान को बनाया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके विरोध में भारतीय राजदूत बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे। भारत डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी बीजिंग ओलंपिक नहीं दिखाएगा। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के विरोध में सैकड़ों तिब्बती नागरिकों ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बती नागरिकों ने विरोध मार्च निकाला। इन लोगों के हाथों में सेव तिब्बत, शर्म करो चीन, बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करो जैसे नारे वाले पोस्टर थे। अमेरिका सहित दुनिया के कई देश मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार कर चुके हैं। चीन से कर्ज मिलने की आस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए कल बीजिंग पहुंचे। 3 दिनों के चीन दौरे में इमरान चीनी नेताओं के साथ द्विपक्षीय मामलों को लेकर भी बैठक करेंगे, जिनमें उनका पहला मकसद चीन से कर्ज लेना है। चीन के साथ इमरान ने रूस से भी कर्ज देने की गुहार की है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस दौरान इमरान खान से नहीं मिलेंगे। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन से कर्ज की खैरात मिलने की बड़ी आस है। इमरान खान के चीन के दौरे को लेकर उनके मंत्री इसी आस में चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने चीन से पाकिस्तान के रिश्ते को हिमालय से ऊंचा और समुद्र से भी गहरा बताकर जिनपिंग को खुश करने की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र की ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई है। आज पुतिन और जिनपिंग के बीच 2019 के बाद पहली बार 1-to-1 मुलाकात होगी। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तान के करीब 150 जवान और अधिकारी मारे गए हैं। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल बिलाल सफदर के भी मारे जाने की खबर है। कल हुए हमले को बलूच आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया था। दुश्की में मौजूद फ्रंटियर कोर के 2 कैंप पर बलूच आर्मी का कब्जा हो चुका है। इनके कब्जे में पाकिस्तानी आर्मी के 50 जवानों के शव होने का दावा किया जा रहा है।
भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सभी सेना कमांडरों और शीर्ष भारतीय सेना के नेतृत्व के साथ कल चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की ताजा हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे को लेकर कहा कि अभी भविष्य में होने वाले संघर्षों का ट्रेलर देख रहे हैं। विवादित सीमाओं पर भी ये सब दिखाई दे रहा है। इन झलकियों के आधार पर हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगा है। चीन की एक कंपनी ने बीजिंग और न्यूयॉर्क के बीच 1 घंटे में उड़ान भरने में सक्षम हाइपरसोनिक प्लेन को दुनिया के सामने पेश किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हाइपरसोनिक विमान की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस विमान का परीक्षण अगले साल शुरू होने वाले हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये विमान हवा में उड़ान भरने के लिए 2024 तक तैयार हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीन नई तरह की साजिश रच रहा है। वाशिंगटन के मीडिया समूह ग्लोबल स्टैट व्यू की रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सुधार के लिए चीन का दृष्टिकोण धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हेरफेर कर रहा है। चीन अपनी इन चालबाजियों के सहारे बांग्लादेशी उद्योग जगत और सरकारी लेन देन में घुस चुका है। हवाई यात्रियों को कैसे मिल सकती है बड़ी राहत? सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट के सुस्त चाल आखिर क्यों? और देश में डायरेक्ट टैक्स का रिकॉर्ड कलेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात और कारोबार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं मनी 9। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने हवाई टिकट रद्द कराने पर सभी विमानन कंपनियों द्वारा एक समान शुल्क लगाने की वकालत की है। समिति का कहना है कि हवाई टिकट रद्द होने पर लगने वाले शुल्क दरों को युक्ति संगत बनाने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच कारोबार में काफी धीमी गति से वृद्धि हुई है। इस कारण भारत में सेवा व्यापार गतिविधियां सूचकांक जनवरी में मासिक आधार पर घटकर 51.5 रहा, जो दिसंबर में 55.5 था। ये पिछले 6 महीने में विस्तार की सबसे धीमी दर की ओर इशारा करता है। साठगांठ कर ग्राहकों को ठगने वाली टायर कंपनियों पर तगड़ा जुर्माना लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने 5 टायर कंपनियों अपोलो टायर्स, MRF, सीएट, JK टायर और बिरला टायर्स पर कुल 1788 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोपी माना गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2020 तक कुल 8,72,000 पद खाली थे। ये बात राज्यसभा में खुद सरकार ने बताई है। रिक्त पदों के मुकाबले 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने 2018-19 और 2020-21 के बीच केवल 2,65,468 नियुक्तियां की हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 2 प्लान्स ग्रेड रिवाइज किए हैं। LIC ने जीवन अक्षय 7 और न्यू जीवन शांति पॉलिसी में एन्युटी रेट को संशोधित किया है। एन्युटी रेट्स में बदलाव के साथ ही LIC ने इन प्लान्स के साथ एक और बदलाव किया है। अब आप इन प्लान्स को कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स से भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश से हुए मुनाफे की जानकारी अब टैक्स रिटर्न में देनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से हुए मुनाफे की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम जोड़ा जाएगा। अगर कोई इस मुनाफे को छुपाता है तो उसे ब्लैक मनी माना जाएगा। 1 अप्रैल से क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर 30% टैक्स, सेस और सरचार्ज भी लगेगा। CBDT के चेयरमैन JB महापात्रा ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के अंत तक 12.50 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर सकता है। 1 फरवरी तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह 10.38 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये बजटीय अनुमान से केवल 70,000 करोड़ रुपए कम है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक्स ने एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहकों को रिटेल फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस साझेदारी के जरिए हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहक अब कम से कम कागजी प्रक्रिया के साथ कई फायदेमंद डील कर सकते हैं। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। सेंसेक्स 770 अंकों का गोता लगाते हुए 58,788 पर बंद हुआ। निफ्टी में अभी 1.24% की गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली के बीच कारोबार के अंतिम समय में बिकावली दबाव बढ़ने से ये गिरावट आई। सेंसेक्स के 25 शेयर नुकसान में जबकि 5 फायदे में रहे। मनी 9 की तमाम खबरों के लिए आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो कर सकते हैं। तो वहीं मनी 9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तमाम खबरों से अपडेट रहें। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में सीरिया पर हमले के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सबसे बड़े कमांडर को मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिका ने सीरिया में अपने हेलीकॉप्टर को क्यों किया नष्ट? बेलारूस में रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास से यूक्रेन पर हमले का डर बढ़ा और क्रोएशिया को अमेरिका ने निर्देश में दिए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल।
अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी स्पेशल फोर्स ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। बुधवार को सीरिया के आईएस के ठिकानों पर अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। पेंटागन ने सीरिया में आईएस के ठिकानों की तस्वीरें भी जारी की हैं। आईएस प्रमुख बगदादी के मारे जाने के बाद अल हाशमी ने ही आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अल हाशमी खुद के बम धमाके में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सीरिया में अमेरिका एयर स्ट्राइक के इस्लामिक स्टेट के कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने की पुष्टि की है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन आईएस के दाइश संगठन के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र पूरी एकजुटता से समर्थन करता है। अबू इब्राहिम हाशमी के मारे जाने से आईएस के फिर से एक्टिव होने की योजना को बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि बुधवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को निशाना बनाने में जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था उसे उसने नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे हेलीकॉप्टर उसी इलाके में फंस गया था। ऐसे ऑपरेशन में जब भी अमेरिका का कोई हेलीकॉप्टर कहीं फंसता है तो वो उसे नष्ट कर देता है, जिससे उसकी तकनीक और मॉडल की चोरी नहीं की जा सके। यूक्रेन संकट के बीच रूसी सेना और बेलारूस की सेना ने बेलारूस में बड़ा युद्धाभ्यास किया है। बेलारूस में हाल ही में रूस ने अपना सैन्य ठिकाना बनाया है। ब्रेस्टस्की के फायरिंग रेंज में हुए इस युद्धाभ्यास में टैंकों से गोले छोड़े गए। जहां ये युद्धाभ्यास किया गया वहां से यूक्रेन की सीमा काफी करीब है। माना जा रहा है कि रूस ने यहां अपनी सैन्य तैनाती यूक्रेन पर हमले की रणनीति के तहत की है। रूस के साथ बढ़ रही युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर साइबर अटैक का आरोप लगाया है। ये हमला यूक्रेन की पश्चिमी सरकार को निशाना बनाकर किया गया है। साइबर हमले के बाद कई सरकारी वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई हैं। यूक्रेन पहले भी रूस पर साइबर हमले करने का आरोप लगा चुका है। हाल के ही दिनों में अमेरिका समेत नाटो देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए अपने विशेषज्ञों को यूक्रेन भेजा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।